1973 इंडियन गवर्नमेंट एक नई फॉरेन पॉलिसी लेकर आई और मजबूरन कोका कोला को भारत छोड़ के जाना पड़ा। इसी डिसीजन के बाद जन्म हुआ कैंपा कोला का। अगले 15 साल तक इसने भारत की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज किया, लेकिन पेप्सी की एंट्री और कोका कोला की री एंट्री की वजह से कैंपा कोला ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। सबने सोचा कि ये ब्रांड सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा, लेकिन नए विजन के साथ एक शख्स ने इस ब्रांड को इंडियन मार्केट में वापस लाया। यह है कहानी कैंपा कोला के धमाकेदार कमबैक की। 1949 में कोका कोला भारत में अपना पहला कदम रखकर एक नए सफर की शुरुआत करता है। इसके आने के बाद देश के हर किराने की दुकान से लेकर के सदियों पुरानी गलियों तक धीरे धीरे कोका कोला का नाम छाने लगा। कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि सेलिब्रेशन का सिंबल बन गया और लोगों को इसके बिना महफिलें अधूरी लगने लगी। फिर साल 1973 आया और इंडियन गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी का अनाउंसमेंट करती है। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट चाहती थी कि फॉरेन कंपनीज 40% से ज्यादा इक्विटी ओन नहीं कर पाए और साथ में कंपनी अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। देखो, इक्विटी देने के लिए कोका कोला मान गया, लेकिन अपना सीक्रेट फॉर्मूला उन्हें रिवील नहीं करना था, जिस वजह से 1977 में कोका कोला इंडिया से अपना बिजनेस समेट के चला गया। लेकिन तब तक कोका कोला लोगों की पसंद बन चुका था। अब लोगों को कोक के रिप्लेसमेंट की तलाश थी, जिसको मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और मॉडर्न फूड कंपनीज को नए सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का ऑर्डर दे दिया। तब मार्केट में एंट्री होती है 77 नाम के सॉफ्ट ड्रिंक का, जो था कोका कोला का रिप्लेसमेंट, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ प्योर ड्रिंक्स ग्रुप, जो इंडिया में कोका कोला के लिए शुरू से मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर थे, उसके फाउंडर चरणजीत सिंह भारत की नई पॉलिसी से बिल्कुल खुश नहीं थे। कोका कोला के जाने के बाद चरणजीत सिंह को ये टेंशन होने लगी कि अब उनकी कंपनी कैसे चलेगी और जो पहले से कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनकी जॉब्स भी खतरे में थी। तो चरणजीत सिंह ने सोचा कि क्यों ना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया जाए जो कोका कोला के इस गैप को फिल कर सके। जिसके बाद प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने 1977 में कैंपा कोला लॉन्च कर दिया। कैंपा कोला को द ग्रेट इंडियन टेस्ट स्लोगन के साथ लॉन्च किया गया, जिस वजह से कैंपा कोला सिर्फ एक ड्रिंक का फ्लेवर नहीं बल्कि एक नेशनलिस्टिक अपील बन चुका था। कंपनी का ये स्लोगन गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि कैंपा कोला ने अपने आप को एक देसी ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। कैंपा कोला के साथ उसका लोकल फ्लेवर कैंपा ऑरेंज भी लॉन्च किया गया, जिसने ब्रांड को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। कॉलेज फेस्ट से लेकर के शादियों तक कैंपा कोला हर जगह छाने लगा। कंपनी ने रूरल और अर्बन दोनों मार्केट्स में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बना के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया, जिस वजह से कैंपा कोला की इमेज को एक नई ऊंचाई मिली और कैंपा कोला ने देश के यूथ के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। 1983 आते आते एक तरफ तो कैंपा कोला देश की मोनोपोली बन गई, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की बनाई हुई 77 खत्म हो गई। कैंपा कोला के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1991 के दौरान भारत में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लागू की, जो देश की इकोनॉमी के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस नई पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया और भारत के दरवाजे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोल दिए, जिसके बाद 1993 में एक बार फिर कोका कोला की एंट्री भारत में होती है। लेकिन कोक को इंडिया में वापस से जीरो से शुरू करना था। साथ ही 1988 से पेप्सिको की पेप्सी भी इंडियन मार्केट में तबाही मचा रही थी, लेकिन अब कोका कोला अग्रेसिव मार्केटिंग शुरू कर देता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए थम्स अप जैसे बड़े इंडियन ब्रांड्स को एक्वायर भी कर लेता है। इसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में कोका कोला और पेप्सी के बीच कट थ्रोट कंपटीशन शुरू हो गया। हर ब्रांड अपने मनी पावर से एडवर्टाइजिंग
प्राइसिंग के जरिए अपने कस्टमर बेसिस को बढ़ाने लगे। कोक और पेप्सी ने प्रमोशंस पर खूब पैसा खर्चा किया। फिर शाहरुख खान और आमिर खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया। लेकिन कैंपा कोला, जो कभी एक बड़ा इंडियन ब्रांड था, फंडिंग की कमी और अग्रेसिव कंपटीशन के कारण धीरे धीरे मार्केट से बाहर होने लगा और 2013 आते आते कैंपा कोला का नाम पूरी तरह मार्केट से गायब हो गया। जिस इंडियन ब्रांड ने एक टाइम पे पूरे हिंदुस्तान के मार्केट पे राज किया था, उसकी जगह विदेश से आए पेप्सी और कोक ने ले ली। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा होगा। रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी कैंपा कोला को 22 करोड़ में एक्वायर कर लेते हैं और इतिहास गवाए। जिस भी इंडस्ट्री में अंबानीज उतरते हैं उसके डायनामिक्स हिला के रख देते हैं। अब कैंपा कोला वापस से नए विजन, मिशन और एक बड़े बैंक बैलेंस के साथ मार्केट में कमबैक करता है। लेकिन पेप्सी और कोका कोला के सामने मार्केट में अपनी जगह बनाना एक मुश्किल काम था। लेकिन ये भी सच था कि अब कंपटीशन में कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी का नाम था। मुकेश अंबानी की स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है कि अगर कुछ करना है तो बड़ा करना है। उन्होंने इसी माइंडसेट के साथ कैंपा कोला को रीलॉन्च किया और मार्केट में नंबर 1 बनने के लिए कुछ खास स्ट्रेटेजीज अपनाई। रिलायंस ने अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जैसे जियो सिनेमा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वही अप्रोच कैंपा कोला के लिए भी अडॉप्ट की। स्ट्रेटेजी थी पावरफुल लीडरशिप। जैसे जियो सिनेमा की लीडरशिप उदय शंकर को दी गई, जिन्होंने इंडिया में हॉटस्टार को सक्सेसफुल बनाया। सिमिलरली फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए केवी कामत को लाया गया, जिन्होंने आईसीआईसी बैंक को एस्टैब्लिश किया था। इसी तरह कैंपा कोला को लीड करने के लिए कोको कोला के फॉर्मर चेयरमैन टी कृष्णन को हायर किया गया और उन्हें मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इस स्ट्रेटेजी का फायदा ये हुआ कि हाईली एक्सपीरियंस लीडर्स ने अपने सही डिसीजन से कंपनियों को तेजी से ग्रो किया। दूसरी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग। लीडरशिप के बाद रिलायंस को एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। इसके लिए प्रसून जोशी को हायर किया गया। प्रसून जोशी एक रिनाउंड एड राइटर है। उन्होंने 2002 में कोका कोला के लिए एक मेमोरेबल एड कैंपेन चलाया था। रिलायंस ने सोचा कि प्रसून जोशी का एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी कैंपा कोला की मार्केटिंग को 4 चांद लगा देगा। उनकी लीडरशिप में प्रसून जोशी ने आईपीएल के दौरान नया भारत का अपना ठंडा कैंपेन लॉन्च किया, जिससे कैंपा कोला को इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक नई पहचान मिली। तीसरी स्ट्रेटेजी प्राइस। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में मुकेश अंबानी का एक अलग ही स्टाइल है, जो उन्होंने जियो के साथ दिखाया था। जब जियो लॉन्च हुआ तो एयरटेल और वोडाफोन मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जियो ने 6 महीनों का फ्री इंटरनेट देकर एयरटेल और वोडाफोन को मुश्किल में डाल दिया। वैसे ही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैंपा कोला के लिए भी अपनाई गई। कोका कोला और पेप्सी की बॉटल्स 20 रुपए की होती थी, जबकि अंबानी ने कैंपा कोला की 250 ml की बॉटल 10 रुपए में लॉन्च कर दी। ये बोल्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मार्केट में काफी इफेक्टिव साबित हुई। इस लोअर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का असर सिर्फ अर्बन मार्केट्स तक नहीं, बल्कि रूरल एरियाज तक भी पहुंचा, जहां अफोर्डेबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कोका कोला और पेप्सी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अगर कोका कोला और पेप्सी अपने प्राइस को कम करते हैं तो मार्जिन कम हो जाएगा, और अगर नहीं करते तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा। चौथी स्ट्रेटेजी डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर प्लान। कैंपा कोला के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने प्रोडक्ट्स को देश के हर कोने तक पहुंचाना, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट्स को फ्रिज की जरूरत थी और छोटी दुकानों में फ्रिज भी छोटा ही होता है, तो ड्रिंक्स कहाँ स्टोर करते। इसीलिए कोका कोला और पेप्सी बहुत साल पहले से ही इन छोटी दुकानों पर वीसी कूलर्स लगा के अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर और डिस्प्ले कर रहे थे। अगर कैंपा कोला भी इन्हीं की तरह कूलर्स लगाता तो उन्हें सालों का टाइम लग जाता, लेकिन रिलायंस के पास इसका एक सलूशन था, और वो था उनकी 19,000 दुकानें। उन्होंने कैंपा कोला को सारे रिलायंस फ्रेश की दुकानों पर पहुंचा दिया। रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ने कैंपा कोला की रीच को तेजी से एक्सपांड किया और ब्लिंकिट जैसे क्विक डिलीवरी सर्विस के साथ टाई अप करके और भी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ा दी। अब रिलायंस मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी एस्टैब्लिश कर रही है। कैंपा कोला की एंट्री के बाद
इंडिया का 4.6 बिलियन डॉलर्स का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट जो अब तक कोका कोला और पेप्सी के डोमिनेंस में था, वो अब बदलने लगा। गाइस, कैंपा कोला की कहानी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक मरे हुए इंडियन ब्रांड को नॉस्टैल्जिया और इनोवेशन के फ्यूजन से दोबारा रेलेवेंट बनाया जा सकता है। ये कमबैक सिर्फ एक कोला का नहीं, एक अकेले भारतीय ब्रांड का है जो इन विदेशी जायंट्स को टक्कर देगा।